गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 एसएसटी हिस्ट्री का। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसके अंदर वो है खिलाफत मूवमेंट। 1919 से लेकर 1922 तक चला था ये वाला मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है इसके बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर था वो देखा था, आपको याद हो तो हमने बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें एक तरफ जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की था, और एक तरफ हमने देखा था कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। और इस वॉर के अंदर ये लोग जीत गए थे यहाँ पे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की बैटल जो है यहाँ पर हार गए। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी was going to be imposed on Ottoman Empire। ये बात चल रही थी कि अब बिकॉज टर्की जो है वो फाइट के अंदर हार गया है तो इसके साथ में जो है एग्रीमेंट किया जाएगा, और इस एग्रीमेंट से जो है वो टर्की को बहुत ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखो, ऑटोमन एम्परर वाज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। उस समय पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स का जो रिलीजियस लीडर यानी कि धार्मिक नेता जो है वो टर्की का हेड हुआ करता था, सुल्तान जो था वहाँ का, उसकी पोस्ट थी खलीफा। ठीक है, तो खलीफा जो है वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स का रिलीजियस लीडर हुआ करता था, और रूमर्स थे कि खलीफा की पोस्ट को शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो खुश नहीं थे। मुस्लिम कम्युनिटी वॉज नॉट हैप्पी ड्यू टू डिफीट ऑफ टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सेवरस मेड द सिचुएशन मोर प्रॉब्लमेटिक। सेवरस फ्रांस के अंदर एक ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी में तय किया गया था कि जो टर्की है उसका डिवीज़न कर दिया जाएगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और इसके अलावा शायद खलीफा की पोस्ट को भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो बातें चल रही थी उस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत ही नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे मैं पहले बताया आपको, क्योंकि खलीफा जो है वो क्या है, उनका स्पिरिचुअल लीडर है, धार्मिक नेता है, इस वजह से। To defend the Khalifa's temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919। अब खलीफा के सपोर्ट में इंडिया में भी मूवमेंट होगा, और इंडिया के अंदर जो है एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाएगी। खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म कहाँ पर होगी, बॉम्बे के अंदर, और कब फॉर्म होगी, मार्च 1919 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो है वन लाइनर बनते हैं कि खिलाफत कमेटी कहाँ फॉर्म हुई थी, बॉम्बे में, कब फॉर्म हुई थी, मार्च 1919 के अंदर। एंड खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू डिवीजन ऑफ टर्की ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवरस। मैंने पहले बताया आपको कि ट्रीटी ऑफ सेवरस में तय किया गया था कि टर्की का जो है वो डिवीजन होगा, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो टर्की का डिवीजन कर दिया गया। इस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस मूवमेंट का नाम क्या है यहाँ पे, खिलाफत मूवमेंट है। ठीक है, नेशन वाइज मूवमेंट in India started on 17 October 1919 and day was celebrated as खिलाफत दिवस। ठीक है, इंडिया में जो मूवमेंट है कंट्री वाइड ये स्टार्ट हुआ है 17 अक्टूबर 1919 को, और 17 अक्टूबर को जो है वो खिलाफत दिवस मनाया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया was led by Muslim leaders like brothers मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दो भाई हैं यहाँ पर, यंग ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने इंडिया के अंदर जो है इस खिलाफत मूवमेंट को लीड किया, और इसके लिए उन लोगों ने एडवाइस भी ली थी महात्मा गांधी से कि कैसे इस मूवमेंट को जो है प्रोसेस किया जाए। ठीक है, देखो मीनवाइल जब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसी समय यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह भी चल रहा था, पता ही है आप लोगों को, हमने बात की थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। रॉलेट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट बट इट वॉज लिमिटेड टू ओनली सिटीज़ एंड टाउन। महात्मा गांधी ने बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था रॉलेट सत्याग्रह, लेकिन बाद में जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंस हुआ उसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो बाद में धीरे धीरे बंद हो गया था। और ये मूवमेंट की लिमिटेशंस ये थी कि ये जो है वो सिर्फ बड़े शहरों और टाउन्स तक ही सीमित था। छोटे शहरों और गांवों में जो लोग हैं उनको इस मूवमेंट से जोड़ नहीं पाई थी कांग्रेस, और महात्मा गांधी भी जोड़ नहीं पाए थे उन लोगों को, तो ये सिर्फ लिमिटेड रह गया शहरों तक और टाउन्स तक ही। ठीक है, दैट इज़ वाई महात्मा गांधी wanted to launch more broad based movement in India, but he felt that it was impossible without bringing Hindus and Muslims close together। महात्मा गांधी अब इंडिया में एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है, वो फील करते हैं कि कोई भी बड़ा मूवमेंट तब तक इंडिया में पॉसिबल नहीं है
जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट आपस में नहीं कर दिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो महात्मा गांधी गॉट अ चांस टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन फॉर्म ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो उस समय महात्मा गांधी को लगा कि ये सही मौका है, मुस्लिम्स ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना इस मूवमेंट को जो है मर्ज कर दिया जाए ऑन गोइंग जो मूवमेंट है उसके साथ में। और इस वजह से ये जो डिमांड थी खिलाफत मूवमेंट को अपने मूवमेंट के साथ मर्ज करने की, महात्मा गांधी ने ये डिमांड जो है वो कांग्रेस के सामने यहाँ पर रखी है। ठीक है, सितंबर 1920 के अंदर जो है एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस he convinced other leaders to start a non-cooperation movement for Swaraj and combined this movement with खिलाफत movement। देखो इनिशियली जो है वो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ में मूवमेंट को मर्ज करने के और नया मूवमेंट स्टार्ट करने के अगेंस्ट में है, क्योंकि उस समय जो है वो 1919 का एक एक्ट बना था और उस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्शन जीत कर जो है पार्लियामेंट में जाकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो स्वराज के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये बात रखी कि भाई खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करके हम एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले कई लोग उनके अगेंस्ट में थे, लेकिन फाइनली सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता सेशन, ये ध्यान रखना, कलकत्ता सेशन के अंदर यह तय किया गया कि जो खिलाफत मूवमेंट है उसको अपने मूवमेंट के साथ मर्ज करके एक बड़ा मूवमेंट चलाया जाएगा और उस मूवमेंट का एम क्या होगा, स्वराज। ओके, तो कलकत्ता सेशन के बाद यहाँ पे जो है गांधी जी ने तय किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ध्यान रखना इस चैप्टर का, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1920 से 1922। अब यहाँ पहला सवाल ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों स्टार्ट किया, कोई दूसरा मूवमेंट स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए इन फेमस बुक हिंद स्वराज, किताब का नाम ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछते हैं। गांधी जी की रिटर्न बुक है, फेमस बुक हिंद स्वराज, 1909 में लिखी थी उन्होंने। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडिया में ब्रिटिश रूल जो है वो एस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियंस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट किया, कॉपरेट किया, किसने, इंडियंस ने। ठीक है, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कॉपरेशन, मतलब कि इंडियंस जो थे इनके कॉपरेशन की वजह से ही यहाँ पर ये सर्वाइव कर पाया। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश, अगर भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश लोगों का कॉपरेशन करना बंद कर दें, ठीक है, रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो ये रूल खत्म हो जाएगा और स्वराज जो है वो आ जाएगा। महात्मा गांधी ने लोगों के मन में विश्वास जगाया कि अगर वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों का कॉपरेशन करना बंद कर दे तो 1 ईयर के अंदर विद इन अ ईयर उनको स्वराज जो है वो मिल जाएगा। इतना पावरफुल मूवमेंट महात्मा गांधी यहाँ पर रन करना चाहते थे। ठीक है, तो ये रीज़न था कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन को चूज़ किया। ठीक है, और ये तय किया कि हम अंग्रेज़ों को किसी भी तरह का कोई भी कॉपरेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने तय किया था कि इस मूवमेंट को हम जो है वो 4 स्टेज के अंदर रन करेंगे। ये 4 स्टेज मूवमेंट है, स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बड़ा भी आता है इसके अंदर और 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। इसको 4 स्टेज के अंदर गांधी जी ने जो है वो डिसाइड किया था। पहला स्टेज था सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। गवर्नमेंट ने जो भी टाइटल्स दे रखे थे वो सारे टाइटल्स जो है वो सरेंडर कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी सरेंडर्ड / रिटर्न, ठीक है, जुलू, बोअर एंड केसरे हिंद मेडल्स विच वॉज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी को उनके अच्छे वर्क के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जुलू, बोर और केसरे हिंद मेडल दिए थे। जुलू और बोर उनको मिले थे साउथ अफ्रीका के अंदर। केसरे हिंद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इंडियंस को जो है वो एनकरेज किया था ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए, और ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर जीत गया था, इस वजह से उनको मेडल दिया गया था केसरे हिंद का, जो उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो सरेंडर्ड टाइटल ऑफ सर गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे सर लगता था, पता ही आपको, सर रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल दिया गया था उनको, वो टाइटल उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया, सरेंडर कर दिया।
तो इसी तरह से बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सब ने जो है जो सम्मान उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था वो सारे सम्मान उन्होंने रिटर्न कर दिए। ठीक है। सेकंड जो स्टेप गांधी जी ने कहा था वो था बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड स्कूल्स। उन्होंने कहा था कि सारी सिविल सर्विसेज को, आर्मी और पुलिस, जो जो भी इंडियंस इनमें जो है वो काम कर रहे हैं सिविल सर्विस में, आर्मी में या पुलिस में, वो अपना काम जो है वो छोड़ देंगे। इसके अलावा कोर्ट में काम करने वाले लॉयर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो भी अपना पोजीशन जो है वो छोड़ देंगे। काउंसिल के जो इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, उन इलेक्शंस में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है वो नहीं जाएंगे। मीन्स टू से कि जो गवर्नमेंट के जितने भी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ने के लिए कोई यहाँ पे नहीं जाएगा। ये सेकंड स्टेप था, बाइकआउट ऑफ इंस्टीट्यूशन कहलाता है। तीसरा स्टेप था बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेश से आए हुए सामान। फॉरेन गुड्स में बेसिकली यहाँ पे क्लोथ्स आते हैं, कपड़े जो बाहर से आते थे। ठीक है, तो उनका बाइकआउट किया जाएगा, मतलब कि फॉरेन से आया हुआ कोई भी सामान हम यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। ये महात्मा गांधी ने कहा, तीसरा स्टेप रहेगा यहाँ पर। और चौथा स्टेप, इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट ने हमको दबाने की कोशिश की, रिप्रेस करने की कोशिश की, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। चौथा स्टेप था कि अगर गवर्नमेंट हमको रिप्रेस करती है तो उस केस में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मीन्स होता है कि गवर्नमेंट के बनाए हुए जो लॉ है वो हम यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। ये उन्होंने जो है वो तय किया। तो ये 4 स्टेप थे। ठीक है, वापस देख लीजिए, बाइकआउट ऑफ टाइटल्स, बाइकआउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और सर्विसेज, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स और फाइनली लेड टू सिविल डिसओबीडियंट कैंपेन। ओके, ये 4 स्टेप उन्होंने तय किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। The proposal of non-cooperation movement was adopted by Congress at the session of Nagpur in December 1920। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कहाँ किया गया था? नागपुर के अंदर 1920 में। कांग्रेस का जो नागपुर सेशन था दिसंबर 1920 का, उसमें ये अडॉप्ट किया गया कि हम नेशन वाइड जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब चलाएंगे। ठीक है, द एनसीएम एंड खिलाफत मूवमेंट, एनसीएम मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, बिगेन इन जनवरी 1921। स्टार्ट कब हुआ है यहाँ पे? जनवरी 1921 में। एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। हर तरह के समाज के जो ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो 3 फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं। पहला जो फॉर्म पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे कि टाउन्स के अंदर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ये मूवमेंट जो किस तरह से हुआ और कैसे चला, और टाउन्स में जो मूवमेंट हुआ उसकी लिमिटेशंस क्या थी, ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले देखिए द मूवमेंट इन टाउन्स। तो स्टार्ट किसने किया है यहाँ पे? स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किसने किया है इसमें? जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वगैरह थे, कॉलेजेस थे, वहाँ पे जाना बंद कर दिया, उनको छोड़ दिया। बच्चों ने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया और टीचर्स ने अपनी जॉब्स वहाँ पे क्विट कर दी। ठीक है, देन लॉयर्स गेव अप लीगल प्रैक्टिसेस। जितने भी लॉयर्स जो वो काम कर रहे थे कोर्ट में, यहाँ पे जो इंडियन लॉयर्स हैं उनकी बात हो रही है, उन्होंने वहाँ पे लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। इसके अलावा काउंसिल इलेक्शंस का भी बायकॉट किया गया, लेकिन सिर्फ मद्रास के अंदर जो है वो एक पार्टी थी जिसने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, बाकी सारी पार्टीज ने काउंसिल इलेक्शंस का क्या किया? यहाँ पे बायकॉट किया। अब मद्रास के अंदर जो है बायकॉट क्यों नहीं हुआ वो बात करते हैं। देखिए, मद्रास में एक पार्टी है जिसका नाम है जस्टिस पार्टी। ठीक है, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स इन मद्रास डिड नॉट बायकॉट द इलेक्शंस एज दे फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। इस पार्टी के मेंबर्स जो थे वो नॉन ब्राह्मण्स थे और उनका मानना था कि ना इलेक्शन को जीत के हमें बहुत सारी पावर मिलेगी और उन पावर मिलने के बाद हम अपने सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं राइट नाउ। और उस पार्टी के लोगों का ये मानना था कि राइट नाउ जो पावर है उसका एक्सेस सिर्फ ब्राह्मण्स तक लिमिटेड है। मतलब उनका ये मानना था कि बाकी पार्टियों के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे ब्राह्मण्स हैं, इस वजह से जो पावर है वो ब्राह्मण्स के हाथ में लिमिटेड है। तो इस वजह से उन लोगों ने इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इलेक्शन जीते और उनको कुछ पावर मिले जिससे वो
अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए जो है वो काम कर सकें, नॉन ब्राह्मण्स के लिए बेसिकली। ठीक है, अब जो ये मूवमेंट चला है यहाँ पे टाउन्स के अंदर, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सेपरेटली लिखा है यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सीधा क्वेश्चन बनता है इस पर, छोटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। फॉरेन गुड्स पर बायकॉटेड, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट कर दिया गया था। लिकर शॉप्स पिकेटेड, लोगों ने लिकर शॉप्स के ऊपर अटैक किया, सामान वहाँ का जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, लूट लिया। फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर, चौराहे के बीच में जो है वो कपड़े इकट्ठे किए जितने फॉरेन क्लोथ्स आते थे, और इकट्ठा करके उनकी जो होली जलाना, बॉन फायर जलाना स्टार्ट किया। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 22। अब अगर ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होगी इंडिया में, मतलब कि जो बाहर से आया हुआ सामान है उसको लोग बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उस केस में जो इम्पोर्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही हुआ, जितना सामान पहले इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है, उसका लगभग हाफ हो गया, 50% डिक्लाइन हो गया इम्पोर्ट के अंदर। इसके अलावा ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, जो ट्रेडर्स पहले बाहर से सामान लेके आते थे और इंडिया में सेल करते थे, उन ट्रेडर्स ने अब जो है वो फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन गुड्स को बाय करने से ही मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, पीपल स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स। लोगों ने जो है वो स्वदेशी कपड़े या फिर जो लोकल कपड़े थे, खादी जो कपड़े आते हैं, ठीक है, लोकल मिल्स जो प्रोड्यूस करती थी उनको पहनना स्टार्ट किया। इस वजह से जो लोकल क्लोथ्स का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, लगातार यहाँ पर बढ़ गया। तो ये जो एक्टिविटी हुई यहाँ पे इकोनॉमिकली, आप देख रहे हो कि इससे नुकसान बेसिकली किसको होगा, ब्रिटिशर्स को होगा, क्योंकि उनका लाया हुआ जो सामान है वो इंडिया में सेल नहीं होगा, और इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। जो इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका जो है वो सामान यहाँ पर बिकना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन जो लगातार यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है पड़ना स्टार्ट हुए बिटवीन 1921 एंड 22। अब देखो मूवमेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया, और फाइनली मूवमेंट जो है वो बहुत ही वीक हो गया। अब मूवमेंट के स्लो डाउन होने के रीजंस क्या थे, या पूछ ले आपसे एग्जाम में कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ध्यान रहे मैं अभी फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो टाउन्स में हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। टाउन्स में मूवमेंट स्टार्ट हुआ पहले, ठीक है, अपन ने देखा था यहाँ पर कि बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ, स्कूलों के अंदर लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लॉयर्स ने काम करना बंद कर दिया, लोगों ने जो है वो बाइकआउट किया है फॉरेन गुड्स का, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो फिर ये मूवमेंट जो है स्लो डाउन क्यों हो गया, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो देखें। पहला पॉइंट इस पे, फर्स्ट पॉइंट ये है, खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। जो इंडिया में लोकली बना हुआ खादी क्लोथ हुआ करता था बहुत ही एक्सपेंसिव था। देखो जो ब्रिटिश क्लोथ आ रहा है फॉरेन से, ठीक है, वो मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। उस केस में मिल का बना हुआ क्लोथ जो है बहुत ही क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता हो, आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 के अंदर, क्लास के अंदर हिस्ट्री में, कि जो फॉरेन से क्लोथ आया करता था इंडिया में, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ही कम लगते थे, ना के बराबर। और इंडिया में लोकली मेड जो क्लोथ था उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ही क्या थे, हाई थे। तो इस वजह से भी खादी क्लोथ जो है बहुत ही क्या थे, एक्सपेंसिव थे, और बाहर से आया हुआ जो कपड़ा था मिल का बहुत ही क्या था, सस्ता था। तो गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से लोगों ने धीरे धीरे फिर से जो है वह मिल का कपड़ा बाय करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सेकेंड, lack of alternate Indian institution at the place of British ones, so students and teachers began trickling back to government school। आपने बोल तो दिया कि टीचर्स जो है वो जॉब नहीं करेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन इनके लिए कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन अवेलेबल होना चाहिए था। पहले आपको कोई ऐसा इंडियन स्कूल या इंडियन इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था जहाँ पर जो है बच्चे पढ़ सकें, जिसको रन कौन कर रहे हो, इंडियन कर रहे हो। लेकिन ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन उस समय अवेलेबल नहीं थे, और आए तो भी बहुत लेट आए। ठीक है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है लंबे टाइम तक स्कूल को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वापस जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये मूवमेंट के स्लो डाउन होने का एक बड़ा रीज़न ये भी था, बच्चे वापस स्कूल आने लग गए। और तीसरा पॉइंट, लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स एंड अदर पीपल टू स्टार्टेड टू गो बैक टू देयर वर्क। जिन लोगों ने जॉब्स छोड़ दी थी, ठीक है, जॉब्स छोड़ दिया कहने पे, लेकिन कब तक जो है घर बैठे रहेंगे, 1 मंथ 2 मंथ, फाइनली दे हैव टू गो बैक टू देयर जॉब्स। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो अराइज हुई, और लोगों को अपने जॉब्स पे वापस जो है वो लौटना पड़ा। ठीक है, तो जो मूवमेंट बहुत ही जोश से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वापस यदि 3 पॉइंट जो बता रहे हैं कि मूवमेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है,